पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज संकेत मार्केट के लिए फिर से थोड़े कमजोर है। लगातार ये हफ्ता कुछ वैसा ही रहा कि अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि बाजार के अंदर पुल बैक आएगा, बाजार ने पिछले 4 दिन से पुल बैक वाले लोगों को निराश किया है। हाँ, लेकिन उन लोगों को अच्छा पैसा दिया, भले रुक रुक के पैसा दिया, लेकिन जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया या फिर बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो आज मार्केट एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट सपाट है। आज वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, कल हफ्ते का आखिरी दिन भी होगा। तो आज मार्केट के अंदर क्या कंसोलिडेशन रहने वाला है या फिर गिरावट थोड़ी बढ़ेगी? हम कुछ अहम सपोर्ट लेवल को तोड़ चुके हैं, कुछ अहम सपोर्ट लेवल पे खड़े हुए हैं, जैसे कि 10,050। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जरा पहले अंतर्राष्ट्रीय संकेत देख लेते हैं, क्योंकि संदीप मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले जरा ये देखते हैं कि यूएस मार्केट्स की कल क्लोजिंग कैसे रही, आज एशिया में कामकाज कैसे हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी तो आपके सामने है, करीब 1.5 से 2 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज होते हुए दिख रहा है। एशियन मार्केट्स जो भी खुले हैं उसमें निक्केई जापान का बाजार है, ये 0.5% ऊपर है, लेकिन और जो भी बाजार अभी खुले वो सब तो या तो सपाट है या फिर हल्की सी गिरावट उनमें देखने को मिल रही है। कोई भी बड़ा बाजार ऐसा नहीं है जो कि 0.5% से ज्यादा की मूवमेंट दिखा रहा हो, सिर्फ और सिर्फ जापानीज मार्केट को देख के जहाँ पे भी 0.5% से ज्यादा की बढ़त है। इसके अलावा कोई भी बड़ा बाजार इस तरह का नहीं है जो बड़ी मूवमेंट दिखाए। हाँ, लेकिन यूएस मार्केट्स के अंदर पिछले 3 हफ्तों के निचले स्तरों पर हमने क्लोजिंग दी है। यूएस मार्केट सिर्फ भारतीय बाजारों की तरह है, अर्निंग्स के लिहाज से चल रही है, लिक्विडिटी का पुश काफी ज्यादा है और ये लगातार स्विंग जिस तरह के भारतीय बाजारों में मिल रहे हैं, ऐसा ही कुछ यूएस में भी देखने को मिल रहा है। कल करीब 0.5% के आसपास बाजार कमजोर बंद हुए। क्यों कमजोरी आई, क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, भारत का कनेक्शन क्या अभी यूएस से, ये सब समझ लेते हैं। संदीप मेरे सहयोगी जुड़े हैं। संदीप बताएं आप। देखिए, काफ़ी मिक्स क्यूज हैं डिम्पी आज के लिए बात करें, लेकिन हाँ, कल से अगर आप कंपेयर करें तो आपको थोड़ी सी राहत जरूर नजर आएगी, क्योंकि एशियन मार्केट्स में आज कुछ एक मार्केट्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो कि पॉजिटिव कारोबार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे निक्केई की बात आपने करी, 0.5% के आसपास ही गेंस है। और एसजीएक्स निफ्टी देखिए, एक समय पे यहाँ पे भी जो शुरुआत है वो लाल निशान के साथ हुई थी, लो लेवल से रिकवरी हुई है, भले ही 1 पॉइंट की सही, लेकिन गेंस जरूर अब ऐसे एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जो गिरावट या तो फिर थोड़ी सी नरमी एशियन मार्केट्स में जो देख ली है, वो दरअसल यूएस की वजह से। कल यूएस फिर से करीब 0.5% के आसपास ही गिरावट के साथ बंद हुआ और इनफैक्ट डाउ आप देखिए 3 हफ्ते से ज्यादा के निचले स्तर पर बंद हुआ। क्रूड जो गिर रहा है उस वजह से जो एनर्जी स्टॉक्स है उनके ऊपर प्रेशर देखने को मिला, जिस वजह से आप देखिए डाउ जोन्स पे प्रेशर था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए यूएस के मार्केट्स में कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव ट्रिगर नहीं था, क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स आ रहे थे उसमें सीपीआई जो महंगाई के आंकड़े आए थे वो अनुमान के मुताबिक थे, रिटेल बिक्री के जो आंकड़े आए वो अनुमान से बेटर थे, तो कोई ऐसा खास बड़ा नेगेटिव ट्रिगर नहीं था। लेकिन एनर्जी स्टॉक्स गिर रहे हैं, उस वजह से यूएस के मार्केट्स में गिरावट है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो क्रूड गिर रहा है वो दरअसल इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। कल देखिए WTI क्रूड 55.30 के आसपास था और ब्रेंट क्रूड भी देखिए $62 के नीचे है। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उन्होंने जो 2017-18 का आउटलुक सामने रखा है उसमें जो डिमांड ग्रोथ है उसको 1 लाख बैरल से कम किया है, जिस वजह से आप देखिए क्रूड के जो प्राइसेस उनमें गिरावट देखने को मिली। वैसे भी यूएस में जो क्रूड का उत्पादन बढ़ रहा है वो भी एक फैक्टर है जो कि क्रूड को कहीं ना कहीं नीचे गिरा रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ये भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव फैक्टर है और आज एसजीएक्स निफ्टी लो लेवल से रिकवर कर रहा है। और कुछ एक मार्केट्स ऐसे हैं एशिया में, खासतौर पर जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में स्थिरता देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स आप देखिए 9380 के आसपास ही वहां पे कारोबार हो रहा है, तो वो एक फैक्टर है जो कि आज एशियन मार्केट के लिहाज से पॉजिटिव फैक्टर काम कर रहा है। कॉस्पी आज लेट खुलेगा, वहां पे कुछ सेलिब्रेशन चल रहे हैं, उस वजह से थोड़ा देरी से खुल रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए अगर आप एशियन मार्केट्स की बात करें तो कल के मुकाबले में कहूंगा काफी बेटर है और एसजीएक्स निफ्टी तो अभी हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है। ठीक है, कल के मुकाबले थोड़ी सी चीजें बेहतर होती हुई दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत से कुछ ऐसा बड़ा आंकड़ा तो नहीं है जो कि इस समय ओवरवेटेड हो रहा है या फिर बाजार जिस पे चलेगा। हाँ, उनके अपने रोजमर्रा के जो आंकड़े हैं या फिर जिनका अपना ट्रेड है वैसा ही फिलहाल देखने को मिल रहा है। चलिए एफआईज और डीआईएस का कामकाज पे एक बार देख लेते हैं। एफआईज ने कैसे कल ट्रेड किया, डीआईएस का रुख कैसा था। कल एफआईज की तरफ से थोड़ी बिकवाली हुई है, 381 करोड़ रुपए की बिकवाली है। कुछ खरीदारी डीआईएस की तरफ से हुई है, उनका क्वांटम थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ये 870 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी डीआईएस की तरफ से हुई है। तो मार्केट में ठीक है, एफआईज डीआईएस कुछ ज्यादा बड़े आंकड़ों के साथ नहीं उतरे, इसका मतलब कुछ ज्यादा बड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप नहीं होने वाला। आज हो सकता है भारतीय बाजार सपाट ही खुले और सपाट होने के बाद भी गिरावट और बढ़त दोनों ही शायद सीमित दायरे में रह सकती है। जगदीश ठक्कर जी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले एक बार जरा आउटलुक भी देख लीजिए जो हमको अंतर्राष्ट्रीय संकेत और कुछ टेक्निकल पैरामीटर से समझ में आया। आज बाजार की सपाट शुरुआत हो सकती है, ऐसे एसजीएक्स निफ्टी भी आपको दिख ही रहा है कुछ वैसे ही। इसके अलावा अब निफ्टी का अहम सपोर्ट जोन क्या है,
वो सपोर्ट जोन है 10,050। रेजिस्टेंस कहाँ है 10,020। ये आज के लिए, ये सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि 10,200 को हमने तोड़ा और उसके तोड़ने के बाद कल हमने 150 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। तो मार्केट का सब 2 रेजिस्टेंस बन गए हैं, यही सफिशिएंट है बस पुल बैक के लिए, अगर पुल बैक आ भी जाए तो। नहीं तो 10,050 तक हम फिसल आएंगे। बैंक निफ्टी की आज की रेंज 25,200, रेजिस्टेंस 25,400। आज बैंक निफ्टी की साप्ताहिक एक्सपायरी भी है, तो इस लिहाज से थोड़ा स्विंग रहेगा, लेकिन दोपहर बाद होगा। दोपहर तक शायद ज्यादा बड़ा मूव ना मिले बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, ये थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। छोटे आईटी, फार्मा, इंफ्रा कंपनीज पर आप फोकस रखें, ये कुछ एक सेक्टर्स हैं। आप वित्तीय सलाहकार की राय लेके इनमें से कुछ शेयर देख सकते हैं। इसके अलावा 10,200 की कॉल और पुट दोनों ही एक्टिव है। ये ज्यादा महंगी नहीं है 10,000 कॉल पुट, एक शायद 70 रुपए की है और एक 40 रुपए 45 रुपए के आसपास की आपको मिल जाएगी। तो कॉल पुट दोनों का फायदा है, इन दोनों में कामकाज आपको बेहतर तरीके से मिल जाएगा अगर आप इंडेक्स को इसी रेंज में ट्रेड करना चाहते हैं तो। अब जगदीश जी से जुड़ने का समय हो गया है और उनसे जानते हैं वो कैसे सोचते हैं बाजार के बारे में, आज की दिशा क्या रहने वाली है। जगदीश जी शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। जितना हम समझ पाए शायद बाजार आज सपाट खुलेगा, ज्यादा बड़ी गिरावट, ज्यादा बड़ी तेजी शायद दोनों ही ना दिखे। सर डिम्पी जी नमस्कार। नमस्ते सर। बिल्कुल आपने सही फरमाया है। जिस तरह से पिछले सप्ते करीब 1% मार्केट गिरा, इस हफ्ते में भी काफी बाकी गिरावट आई। कल तो बिटवीन 230 और 3 काफी गिरावट थी। एक बार एक न्यूज आ रहे हैं फ्लैश हो रहे, शायद पता नहीं सच है अब, क्योंकि काफी पुराना न्यूज है वेनेजुएला की बैंक्रप्सी का, कि $60 बिलियन में उसकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसमें रिलायंस, ONGC, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, ऐसे न्यूज से शायद बाजार थोड़ा सा नर्वस था। मुझे लगता है कि जो बिकवाली है, जो लोग पीपल फेंस पे खड़े हैं, जिन्होंने सिर्फ मार्जिन ट्रेडिंग का कॉल लिया है, उनके लिए वजह से थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। मैं समझता हूँ कि काफी हेल्दी करेक्शन है और अभी आपने बताया कि मार्केट फ्लैट ही खुलेगा, लेकिन आज मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी में मेरा बाय कॉल होगा विद अ टारगेट ऑफ 10170 और स्टॉप लॉस ऑफ 10,070। तो ये 50 पॉइंट की रेंज है, उसके बीच शायद ये चीज आज मार्केट उठता रहेगा। जो 2 कॉल है जो मैंने दिए हैं बाय के लिए, एक है एनसीसी, कल काफी अच्छा चला था, रिजल्ट कोई अच्छे नहीं थे, फिर भी उसमें काफी खरीदारी दिखी गई है और फ्यूचर ऑप्शन में भी काफी उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था। दूसरा उसका टारगेट है 104 और उसका टारगेट है 96 स्टॉप लॉस का। दूसरा है टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, अपने ऑल टाइम हाई पे है। मैं समझता हूँ कि आज भी शायद ऊपर की ओर जाएगा विद टारगेट ऑफ 257 और स्टॉप लॉस ऑफ 245। सर शुक्रिया आपका ये दोनों कॉल्स देने के लिए। एनसीसी में कल स्ट्रॉन्ग पुल बैक था 6%, परसों उसके नंबर्स आए थे, तब से 7% टूटा, कल 6% चला और आज वापस 104 के आपको टारगेट मिल रहे हैं। रही बात टाटा ग्लोबल की, तो साइक्लिक है, कमोडिटी बेस्ड है, पिछले 3 दिन से चल रहा है, आज भी शायद थोड़ा गेन दिखा दे, क्योंकि मार्केट के अंदर पुल बैक के चांसेस थोड़े दिख रहे हैं। ये 257 तक का टारगेट आज के लिए रखा जा सकता है। 245 स्टॉप लॉस रखिएगा, ये हमने कल भी आपको कॉल दी थी, परसों भी कॉल दी थी। थोड़ा संभल कर इसमें ट्रेड कीजिए, 2 दिन से ऑलरेडी चला हुआ शेयर है, स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। अब कुछ अलग अलग और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं, कॉल्स भी हैं, जरा वो भी नोट कीजिए। उज्जीवन फाइनेंस, ये 388 रुपए का टारगेट है, आपको ध्यान होना चाहिए। उज्जीवन फाइनेंस काफी तेजी से चलता है और एक खबर हमने आपको एक्सक्लूसिव दी थी कि कोटक के साथ डील करने जा रहा है, स्वैप रेशियो के तहत ये डील आगे बढ़ेगी और ये मार्च तक हो सकती है। ध्यान रखें, इस पे उज्जीवन पे बाय कॉल है। एक्सेस सिक्योरिटीज कह रहा है कि संगम इंडिया भी खरीदा जा सकता है 216 पे। कल कुछ ज्यादा टूटा तो नहीं, 2-2.5% की गिरावट है। अर्ली ट्रेड यानी कि सुबह सुबह जब इस ट्रेड करेंगे तो थोड़ा वॉल्यूम आपको कम दिखेगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। 201 का लगा लीजिएगा स्टॉप लॉस, 3 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है, कुछ ज्यादा बड़ा डीप स्टॉप लॉस नहीं है। वी गार्ड इन्वेस्टर पॉइंट की राय पे यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। ये शेयर बहुत शानदार चला, 180 था, 190 था जब आशीष चतुर्वेदी ने हमको दिया, उसके बाद ये 223 तक ये शेयर पहुंच गया। एक दिन में 8% चला, शायद थक गया है, इसलिए 215 का टारगेट रख के एक बार बिकवाली की शुरुआत की जा सकती है। 228 का एक स्टॉप लॉस भी इस पे रखें, कल 2% नीचे भी बंद हुआ था। रेडिको खैतान लीकर कंपनीज पे आप आज मूव देखेंगे। एक तो विजय माल्या वाली वैसी खबर है होल्डिंग्स पर, यूनाइटेड स्पिरिट्स होल्डिंग पर, लेकिन रेडिको खैतान एक अच्छा मोमेंटम भरा प्ले है, 228 रुपए तक का टारगेट है इसमें, 216 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। ये इन्वेस्टर पॉइंट की कॉल है।
इसके अलावा इस पर्टिकुलर कॉल्स है जिसपे आपको आज ट्रेड लेना है। फोर्टिस हेल्थ केयर, कल भी हमने आपके सामने ये रखी थी बात की फोर्टिस के अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है, 150 तक पहुंचने की हिम्मत दिखा सकता है। चॉइस ब्रोकिंग कह रहा है कि यस पहुंच जाएगा 150, 136 का स्टॉप लॉस रखे। नंबर्स और मैनेजमेंट दोनों ने ही क्लियर किया कि आगे चल के रोड मैप कंपनी का ठीक है। सिंजन इंटरनेशनल करीब 520 रुपए के टारगेट और 502 का एक स्टॉप लॉस रखे। इस सौदे पे भी आप उतर के आ सकते हैं। तो आज का सिंजन भी प्ले होगा। कल बायोकॉन काफी स्ट्रॉन्ग अच्छा चला था। चलिए कुछ एक ट्रेडिंग कॉल्स भी आपने नोट कर ली। मार्केट का आउटलुक आपके सामने आ चुका है, ग्लोबल मार्केट्स आपने देख ली हैं। आप कुछ खबरों वाले शेयर्स भी देख लेते हैं। तो सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स के साथ। सुमित बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? शुक्रिया डिम्पी। देखिए सबसे पहले तो आज जितनी डेट रिडन कंपनीज है उनके ऊपर नजर रखिएगा, सबके ऊपर ही कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं। अब सुजलॉन के ऊपर एक खबर आई है कि O&M यूनिट जो है कंपनी उसमें अपना हिस्सा बेच सकती है। करीब करीब 40% स्टेक बेचने की बातचीत हो रही है। रफली $25 करोड़ में स्टेक बेचा जा सकता है और जो भी रकम जुटाई जाएगी उस रकम का इस्तेमाल कर्ज भुगतान के लिए होगा। तो सुजलॉन पे नजर रखिए, काफी समय बाद कोई न्यूज आई है, हो सकता है कुछ इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े तेजी की साइड पे। इंडिया इन्फोलाइन पर भी आप नजर रखिए, कंपनी की एक आम 5 पैसा कैपिटल जिसकी आज लिस्टिंग होने वाली है। IIFL होल्ड की सब्सिडरी है ये और ये पहली जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने वाली कंपनी है। करीब करीब IIFL के 25 शेयरों के बदले में एक जो 5 पैसा का शेयर दिया गया था। ये डीमर्ज्ड आर्म है तो आज इंडिया इन्फोलाइन के ऊपर भी इसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, नजर रखें यहाँ पर भी। भूषण स्टील दूसरी ट्रेडिंग कंपनी है जिसके ऊपर अब खबर ये आ रही है कि आर्सलर मित्तल, टाटा स्टील ये दोनों जो फाइनल स्टेजेस पे अब नेगोशिएशन पे आ चुके हैं भूषण स्टील और एसआर स्टील में हिस्सा खरीदने को लेकर। इनफैक्ट आर्सलर मित्तल ने तो गोल्डमैन सैक्स को हायर भी कर लिया है जो वैल्यूएशन पार्ट है उसे देखने के लिए, और लगातार जो प्रोसेस है उनके प्लांट्स की एवैल्यूएशन का या फिर जाने आने का प्लांट्स में उसको जो है लगातार कंपनियां कर भी रही हैं। तो भूषण स्टील जैसी कंपनियों पर नजर रखे, हो सकता है यहाँ पर भी कुछ तेजी आए। अभी आप यूबी होल्डिंग की बात कर रहे थे, हालांकि यूबी होल्डिंग में ट्रेडिंग नहीं होती है, इस पर ऑलरेडी जो सस्पेंशन लगा हुआ है एक्सचेंजेस की तरफ से, लेकिन सेबी ने कंपनी के जो बैंक खाते हैं उसे अटैच कर दिया है और साथ साथ म्यूचुअल फंड और जो शेयर्स उनके रखे हुए थे उसको भी अटैच कर लिया गया है। आपको ये बता दें कि 2015 में करीब 15 लाख रुपए की पेनल्टी थी जिसमें इंटरेस्ट के साथ करीब 18 साढ़े 18 लाख रुपए बैठती है। इस मामले में जो अकाउंट्स में अटैच किया गया है। तो यूबी होल्डिंग पे तो नहीं, लेकिन जो बाकी कंपनीज हैं उनके ऊपर आप जरूर नजर रखें। मैकडॉवेल होल्डिंग जैसी हो सकता है वहां पर कुछ इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। रिलायंस कम्युनिकेशन जहां पे कल सेकंड हाफ में मतलब मार्केट आवर्स के बाद ये बात आई थी कि जो ब्याज भुगतान है उसे उन्होंने स्टेबल रख दिया है, अभी कुछ टाइम तक के लिए वो ब्याज भुगतान नहीं करेंगे। उनका कहना है कि अभी कंपनी नॉर्मलसी पीरियड के अंदर है, जब तक वो पीरियड पूरा नहीं होता यानी कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती तब तक के लिए अभी वो ब्याज का भुगतान नहीं करेंगे और कुछ जो फाइनल पेमेंट है उसको भी शायद ना किया जाए तो उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। और आखिरी में आरबीएल बैंक जहां पे स्वाधार फिन में कंपनी ने करीब 2% स्टेक खरीदा है और जो हिस्सा खरीदा गया है उसके बाद 60% कुल हिस्सेदारी पहुंच चुकी है। तो आप नजर रखें आरबीएल बैंक के ऊपर भी। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर शेयर्स है। हमने शुरुआत की थी अब यहाँ पे सुजलॉन वाली खबर के साथ और आरबीएल की खबर से हमने खत्म किया। तो इन सभी पर्टिकुलर शेयर्स के आप जरूर ध्यान रखिए। इसमें यूबी होल्डिंग की जो खबर है वो बैन की वजह से कामकाज नहीं है इसमें, यानी कि सस्पेंशन की वजह से कामकाज नहीं है। अदरवाइज सभी कंपनीज पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। सुमित शुक्रिया आपका ये सभी खबरें हमको बताने के लिए जो अभी हम ग्राफिक्स के जरिए भी देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने अब तक का सबसे कड़ा कदम उठाया है। अगले साल अप्रैल से दिल्ली में भारत स्टेज 6 लागू हो जाएगा। यह खबर ऑटो कंपनियों और तेल कंपनियों के लिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि BS6 नियम लागू होने के बाद तेल कंपनियों को BS6 फ्यूल ही बेचना होगा। इसके लिए उन्हें भारी निवेश करना भी होगा। अभी देश में BS4 ग्रेड के नियम लागू हैं। BS5 को छोड़कर सरकार ने सीधा BS6 नियमों को अपनाया है। इस शिफ्ट के लिए तेल कंपनियों को 50 से 80 हजार करोड़ के निवेश करना होगा। ऑटो कंपनियों की भी BS6 ग्रेड वाले इंजन तैयार करने होंगे जो कि अभी आसान नहीं है। ऑटो कंपनी ने इसके लिए कम से कम 4 साल का वक्त मांगा है। दूसरी ओर BS6 इंजन के बाद गाड़ियों के दाम करीब 50,000 से 1 लाख रुपए तक बढ़ सकते हैं। इधर HPCL ने भी साफ किया है कि BS6 फ्यूल की सप्लाई अप्रैल 2018 से शुरू कर देंगे। डेडलाइन को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है। आइए सुनते हैं HPCL की मैनेजमेंट क्या कह रही है। नहीं, ये एक्चुअली एक काफी जो इंडिया ने काफी एक लीपफ्रॉग स्टेप लिया है कि सीधा BS6 से BS
BS4 से BS6 स्टेज पे जा रहे हैं। इसके लिए सभी रिफाइनरीज ने कुछ एक्शन लिए हैं, जिसके कारण ऐसे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं कि पूरे भारत में 1 अप्रैल 2020 से BS6 सप्लाई किया जा सके। आज भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि दिल्ली की सिचुएशन को देखते हुए 1 अप्रैल 2018 से एटलीस्ट दिल्ली NCP रीजन में BS6 फ्यूल सप्लाई किया जाएगा। उसके लिए तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी पूरी मतलब कोशिश कर रही हैं और हम कॉन्फिडेंट है कि 1 अप्रैल 2018 से दिल्ली NCP रीजन में BS6 MS और HSD सप्लाई किया जा सकेगा। सरकार ने ये भी कहा है कि BCT NCR रीजन में 1 अप्रैल 2019 से फ्यूल सप्लाई किया जाए। उसके लिए भी हम लोग देखेंगे, इसको रिव्यू करके आज ही अनाउंसमेंट किया जाए। जो अभी तक संकेत हमको समझ रहे हैं मिलने में मिले हैं वो ये है कि SGX निफ्टी सपाट खुलने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि शायद मार्केट के अंदर एक रेंज रहेगी, थोड़ा बायस आज पॉजिटिव रह सकता है। कुछ खबरों वाले शेयर्स आपके सामने आ चुके हैं, स्टॉक्स पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिसपे आप ध्यान रख सकते हैं। ये सारे के सारे डाटा ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने चलता रहेगा। लेकिन इस बीच कमोडिटी मार्केट के अंदर हमको क्या करना है, एक बार ये वीरेश से समझ लेते हैं जो कि कारवी कॉमट्रेड के अंदर काम करते हैं। वीरेश, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आपका आउटलुक क्या है आज कमोडिटीज में, ट्रेड कैसे किया जाए? दो ऐसी कौन सी कमोडिटीज है जिसपे ज्यादा फोकस होना चाहिए आज? देखिए, दो कमोडिटी चुना है तो मैं गोल्ड और क्रूड ऑयल सेलेक्ट करूंगा। गोल्ड में एक कल का ट्रेडिंग सेशन में एक हायर लेवल से मार्केट एक करेक्शन आते हुए देखने को मिला है। फिर भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट है और इंडियन मार्केट में भी। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में आके एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। गोल्ड की बात किया तो 29,480 में बाई करना चाहिए, 29,600 का टारगेट रहेगा और 29,400 का स्टॉप लॉस के साथ। जब हम दूसरे कमोडिटी की बात करेंगे क्रूड ऑयल में अपने को एक हायर लेवल देखने के बाद एक करेक्शन मूव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस मंथ एंड में ओपेक का बैठक होने वाला, उसमें ये डिसाइड करने वाला है कि मार्च 2018 के बाद वो प्रोडक्शन कट कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, उसके ऊपर पूरा मार्केट नजर टिकी हुई है। इसके चलते मार्केट क्रूड ऑयल में एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। आज के लिए 3640 लेवल्स में सेल करना चाहिए, टारगेट रहेगा 3580 लेवल्स का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3680 लेवल्स का। ठीक है वीरेश, शुक्रिया ये जानकारी हमको देने के लिए। क्रूड में 3640 के रेंज में आपको एक सौदा खड़ा करना है, लेकिन वो बिकवाली का होना चाहिए। लेकिन हाँ, गोल्ड अगर आपको देखना चाहते हैं तो एक बार इसमें एक रेंज में थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कीजिएगा। 29,600 का टारगेट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। देश में जिस तरह डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में सुधार किया जा रहा है, इससे चलते भारत कारोबार के लिए सबसे आकर्षक जगह बनता जा रहा है। यह उम्मीद जताई है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। सिंगापुर में हुए एक प्रोग्राम में जेटली ने कहा कि आधार स्कीम, नोटबंदी और GST की वजह से शुरू में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन कदमों का भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जेटली ने कहा कि सरकार की कोशिशें का नतीजा भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी देखने को मिल रहा है, जब रेटिंग 30 पायदान सुधर गई। और अब बात इन्फोसिस की। इन्फोसिस में सब कुछ ठीक ठाक है, ये कहना है कि इन्फोसिस को फाउंडर नारायण मूर्ति का। उन्होंने कहा है कि कंपनी में अब सब कुछ सामान्य है। नए CEO नंदन नीलेकनी सभी चुनौतियों को अच्छे से संभाल रहे हैं। कंपनी में किसी को सलाहकार नियुक्त करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। Oh, absolutely, all is well. Remember, in my speech to the investors, I said now that we have Nandan as the chairman, we can all sleep well. And he is a very organized person. His strength is simplification of complex ideas. And there were lots of complexities, and therefore he has his hands full. So let's leave it to him, and let's, all keep quiet so that he does his job well. No, I think having been a good CEO himself, he knows what is required. So there is no need for advice from any one of us. Telling us who will be the next CEO on your channel. तो आई होप कि इन्फोसिस सब कुछ ठीक चलना भी चाहिए, बहुत जरूरी है इन्फोसिस जैसी कंपनी का सब कुछ ठीक चलना। खैर, अब आपके सामने वो सभी आंकड़े एक बार वापस रख देता हूं जो कि SGX निफ्टी से हमको संकेत मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स आज एक रेंज में है, कुछ ज्यादा बड़ा तो गिरावट या फिर बढ़त नहीं देखने को मिल रही है। SGX निफ्टी सपाट है और इसी के बदौलत आज भारतीय बाजार भी पूरी तरह से सपाट खुलने के संकेत दे रहे हैं। न केवल आज बाजार सपाट रहेगा, बल्कि आज 9 बजे से एक मेगा शो ताल ठोक के आप जी बिजनेस की स्क्रीन पर देख पाएंगे।
राजनीति से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, उन पे एक बड़ी बहस, बड़ी चर्चा आप ठीक 9 बजे ताल ठोक के जरिए देख पाएंगे।